Okay, I think we are live. Is it? Mm. Oh, okay, I'm live. So, hello and welcome to the session, everyone. Hi Aditi, hi Aditya, hi Akhil, hi Gungun, hi Mansi, hi Pankaj, hi Ankita, hi Prankur, hi Karan, Neeraj, Rakhi, Suhani, Vikas, Vishu, Rohit, Ruchi. So good to see you. Hi Jaydeep, hi Bhuvan. Wow, it's a full house today. होना भी चाहिए बिकॉज आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एकदम पावर पैक्ड रहेगा. आपका स्टैमिना टेस्ट होगा इसमें, राइट? सो थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे स्टैमिना टेस्ट होगा आज आपका. बट यस, मजा तो बिल्कुल आएगा. और अगर ये सेशन आपने पूरा ध्यान से अटेंटिवली सुन लिया, देख लिया और चीजें सीख ली, तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम में आराम से सेल कर जाओगे. ठीक है? ओके, सो गुड टू सी यू ऑल अगेन. एंड आज काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगा देख के. एंड काफ़ी सारे जाने माने नाम हैं जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ. सो अच्छा लगा मुझे भी आप लोग को देख के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, जस्ट अराउंड 2 months लेफ्ट, राइट? ये जो है, ये 2 months आप इसको एक रेस की तरह देखो. ठीक है? ये 2 months में आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो, जितना एफर्ट मार सकते हो, पूरा जी जान लगा दो. बिकॉज ये 2 months आपके अगले 20, 30, 40 साल डिसाइड करेंगे. ठीक है? तो आप ये जो 2 महीने में करोगे, उसका रिजल्ट आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको दिखेगा, राइट? तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है भाग मिल्खा भाग. और आई एम श्योर आप सबको भी पता ही होगा मिल्खा सर के बारे में. काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. तो इस मूवी में एक लास्ट में एक सीन आता है जो वो पाकिस्तान जाते हैं अपना करियर का लास्ट रेस भागने के लिए. तो पाकिस्तान का जो कोच होता है वो बोलता है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है. तब हमारे जो मिल्खा सर है तो वो बोलते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज द काइंड ऑफ बिलीफ, राइट? आप सबको कैरी करना है खुद में कि आप सब लोग मतलब ऐसे माइंडसेट में घुस जाओ कि हाँ चलो 2 months हैं, कुछ भी हो जाए, भले ही मेरा मॉक स्कोर कम हो, ज्यादा हो, भले ही मुझे बीच बीच में डिमोटिवेशन आए, बट मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं बने रहूंगा. जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट दे सकूं. और इन दी एंड आई एम श्योर कि आप सबका एग्जाम में अच्छा ही होगा. ठीक है? तो बस ये मिल्खा सर जैसे माइंडसेट के साथ जाते हैं हम लोग आज सेशन में. एंड आई होप आगे भी आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, जब भी कोई मॉक दोगे, इसी माइंडसेट के साथ जाओ कि आप जो भी चीज करोगे, ऐसा करूंगा जैसे मेरा आखिरी टाइम हो. ठीक है? ओके, तो आई थॉट कि चलो आज थोड़ा मोटिवेशन, रियल लाइफ मोटिवेशन देते हैं आपको. सो अब आप देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है दैट इज क्यू ए मैराथन. तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों मैंने मिल्खा सर का एग्जाम्पल दिया. बिकॉज आज का जो सेशन है थोड़ा आपको इंटेंस लगेगा और थोड़ा लंबा भी होगा. मैं पहले ही आप सबको वार्न कर दे रहा हूं, बट आपको मजा जरूर आएगा बिकॉज यहाँ पे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग. और बेसिकली अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे. और सॉल्व करने से पहले मैं आप सबको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अरिथमेटिक में क्रैक करने के लिए. ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अरिथमेटिक है क्या? अभी तक आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा अरिथमेटिक क्या होता है, बट स्टिल एक रिवीजन के लिए, राइट? अरिथमेटिक मतलब ये जो आपके लगभग 7 टॉपिक्स हैं, इन सबको जुड़ के अरिथमेटिक बन जाता है. इसमें आगे आपका रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन काफी डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और रिलेटिवली हमारे लिए समझने में इजी होता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है. तो यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा कि ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हम नर्सरी या क्लास 1 से करते आ रहे हैं, केजी से, किंडरगार्टन से. तो इसका लर्निंग कर्व हमारे लिए स्मूथ होता है, राइट? ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पीएनसी जितना टफ नहीं है, राइट? देन
रिलेटिवली मास्टर, easier to master concepts like algebra, geometry, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाईएस्ट वेटेज इन क्यूए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है, उसमें आपको इसका जो वेटेज है अरिथमेटिक का वो अच्छा खासा मिलेगा, इनफैक्ट हाईएस्ट मिलेगा। फिर अरिथमेटिक के बेसिस पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काफी हेल्प होगा, राइट। तो जैसे आपको ग्राफ्स होते हैं या फिर आपको रेशियोज, एवरेजेस निकालने हो, तो उसमें भी आपको अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स ही यूज होते हैं DILR में, स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन में। देन स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन अरिथमेटिक कैन गारंटी अ मिनिमम कट ऑफ, राइट। तो अगर आप क्वांट्स में वीक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्वांट्स में मुझे सिर्फ बेसिक्स करने हैं या मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, तो दिस वन सिंगल टॉपिक कैन सेव यू इन इट, ठीक है। आप सिर्फ अरिथमेटिक अच्छे से कर लोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर आप कोई भी एग्जाम में चले जाओ, आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड पे। अब अगले स्लाइड में मैंने क्या दिया है, ये जो हमारा मैराथन है ना, इस मैराथन को हम 2 फेजेस में कवर करेंगे, ठीक है। अब वो 2 फेजेस क्या है? फर्स्ट फेज इज दीज टॉपिक्स, जैसे रेशियोज, प्रोपोर्शंस, वेरिएशन, एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम फेज 1 में कवर करेंगे। और फेज 2 में आ जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है 2 फेजेस में बांटने का, बट आप इतना समझ लो कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैंने सोचा इन दोनों टॉपिक्स को एक अलग से फेज में हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसलिए फेज 1 में ये और फेज 2 में ये 2 टॉपिक। ऑलराइट, तो ये हो गया मैराथन का फ्लो। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। तो इस पे जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, क्विकली मैं रन थ्रू कर दूंगा। रेशियोज आपको पता है, अगर A/B 2 नंबर है तो उसका रेशियो हो जाएगा A/B, राइट। सिमिलरली डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको पता है, डायरेक्ट इफ सपोज एज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बर्थ ईयर, तो वो हो जाएगा दिस, एंड एज एंड फिटनेस इज इनवर्सली रिलेटेड, तो वो हो जाएगा एज इज इनवर्सली रिलेटेड टू फिटनेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताया आपको, तो ये था इनवर्स प्रोपोर्शन और ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है कि आपका न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, तो वो आपका परसेंटेज हो गया। और सक्सेसिव चेंज का, सपोज x और y परसेंट से चेंज हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई माइनस XY बाय 100, ठीक है। ये आपका सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन आप सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है डिवाइडेड बाय CP अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस पे जितना भी हम डिस्काउंट देंगे, राइट, तो उसके बेसिस पे हम डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए और एक स्लाइड है फॉर्मूलाज के लिए। सो इसमें क्या है, वेटेड एवरेज। एवरेज का आपको पता है कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो ये है एवरेजेस का फॉर्मूला। सिमिलरली एलिगेशन का रूल हमें पता है कि अगर 2 क्वांटिटी को मिक्स किया जा रहा है तो वो किस रेशियो में मिक्स होंगे। सपोज मैं A और B को मिक्स कर रहा हूं, राइट, और मेरा C बन रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B माइनस C, और यहाँ पे C माइनस A, ठीक है। तो इस रेशियो में हमारा मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू टाइम, ठीक है। एंड हाफ ईयरली हुआ तो टाइम जो है डबल हो जाएगा और उसका 2/100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 200। और सिमिलरली क्वार्टरली है तो 4 टाइम्स T हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा। तो ये क्विक फॉर्मूलाज थे आज के लिए। एंड अब
आपको मैं 4 शॉर्टकट्स दूंगा, जो शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो एग्जाम में टू सॉल्व इन अ बेटर एंड अ फास्टर वे। ठीक है, अब वो शॉर्टकट्स क्या है? फर्स्ट है अप्रोक्सीमेशन, अभी तक तो आपको पता ही होगा। अप्रोक्सीमेशन क्या कि सपोज हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ना सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इजी वैल्यूज अज्यूम कर लेंगे या अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। सपोज आपको कैलकुलेट करना है 26/39। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 26/39 ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं इसको 25/40 कर दूंगा, बिकॉज ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो गया। तो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। अब अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस का आंसर जो है वो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो वो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। अजम्पशन, अब जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दिया है, राइट, तो इक्वेशन सॉल्व करने की जगह पे हम बेसिक वैल्यूज ले लेंगे, जैसे 100, 1000, राइट, ऐसे इजी वैल्यूज लेके हम कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। देन लास्टली बैक सॉल्विंग। जरूरी नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर इक्वेशन सॉल्व करके फिर आंसर लाना है, आप रिवर्स भी जा सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो ऑप्शंस जो दिए हैं आपको ABCD, तो वो ऑप्शन भी लगा के आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो ये थे आपके 4 शॉर्टकट्स फॉर अरिथमेटिक और क्वांट्स इन जनरल। आप कोई भी टॉपिक में ये 4 शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ऑलराइट, यस, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, बट उसके पहले हाउस द जोश। देखो, अब इतना मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, इतना टिप्स दे दिया, अब थोड़ा एंथुजियाज्म, थोड़ा एनर्जी आपके साइड से भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टार्टिंग लाइन के पहले ही खुश हो जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। हाय सर, ग्रेट, एक्साइटेड, वेरी गुड, गुड निकिता, गुड रोहित, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, तो वील स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चन है मैंने उसको बाइफर्केट किया है कि वो कौन से टॉपिक से है, राइट, और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है वो भी मैंने मेंशन किया है फॉर रेफरेंस, सो दैट आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, ग्रेट विधि। चलो लेट्स स्टार्ट। सो अच्छा, 1 सेकेंड ना, आई थिंक some think PPT is not updated, just give me a minute. तब तक आप अपने पेन एंड पेपर रेडी कर लो एंड पानी वानी रेडी कर लो, बिकॉज आज पानी की जरूरत लगेगी। मैंने भी गर्म पानी रख लिया है साइड में, सो कहीं उठ के जाने का स्कोप नहीं है, तो ओके, चलो let us now start with the questions। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? एक बार कंफर्म कर दो, एक बार फटाफट से। दिख रहा है? ग्रेट, चलो विल स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। सो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज से, डिफिकल्टी मैंने यहां पे मेंशन किया है इजी। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन में जॉन बॉट सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल। ठीक है, तो उसने अप्रैल और मई में, राइट, राइस बाय किया है और व्हीट बाय किया है, बट he spent 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively। सपोज उसने अप्रैल में x स्पेंड किया है, तो मई में उसने x प्लस 150 स्पेंड किया। क्यों? क्योंकि राइस का जो है 20% इंक्रीज हुआ और व्हीट का जो है 12% इंक्रीज हुआ मई में। इफ जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस इन अप्रैल, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई। तो अगर उसने 450 राइस पे स्पेंड किया अप्रैल में, और हमें पता है उसका जो इंक्रीज है मई में राइस में कितना हुआ, 20%। 20% इज 1/5 ऑफ 450, 90,
सो 450 प्लस 90 इज 540, 540 यहां पे हो गया। अब हमें पता है टोटल इंक्रीज जो हुआ है वो 150 हुआ है, बट इसमें तो 90 ही हमें इंक्रीज हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं 150 माइनस 90 जो बचा हुआ 60 इंक्रीज है वो वीट पे हुआ है, करेक्ट। एंड जो वीट पे 60 इंक्रीज हुआ है वो कितना है, 12% है। तो अगर 12% ऑफ अप्रैल का प्राइस लेट से x इज इक्वल टू 60, so can I say x is nothing but 60 into 100 by 12, 12 5 are 60 और x is equal to 500। so basically wheat का जो अप्रैल का प्राइस है वो है 500 और 60 रुपीज बढ़ा तो मई का प्राइस उसका हो गया 560 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मे। तो मई में कितना स्पेंड किया व्हीट पे जॉन ने, वो स्पेंड किया 560 रुपीज, विच इज आर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस हमें कंडीशंस पढ़ के इक्वेशन बनाना था और क्विक कैलकुलेशन से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, ठीक है, ग्लास है उसमें मिल्क है, 2/3 ऑफ कंटेंट इन इज पोर्ड आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो 2/3 जो कंटेंट है वो निकालते हैं और वापस आता है पानी और वाटर। इफ दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट 2/3 कंटेंट एंड रिप्लेसिंग विथ वाटर इज रिपीटेड 3 more टाइम्स, तो टोटल कितने बार हो रहा है ये, 4 टाइम्स ऑपरेशन हो रहा है। देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास इज। अच्छा, इसमें अब फाइनल रेशियो पूछ लिया है मिल्क और वाटर का। अब इसमें 2 मेथड है। अब सिंस यहां पे हमें क्वांटिटी दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे, सिंस 2/3 हमारा निकल रहा है तो मैं 3 के मल्टीपल में ले लूंगा। तो लेट्स से 30 लीटर ऑफ मिल्क है सबसे पहले। अब 2/3 ऑफ 30 इज कितना, 20। सो 20 लीटर फर्स्ट ऑपरेशन में जा रहा है, राइट। सो 20 लीटर मिल्क माइनस हुआ और 20 लीटर वाटर ऐड हुआ। तो अब क्या हो गया हमारा, 10 लीटर मिल्क एंड 20 लीटर वाटर। ये सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन के बाद। अब सेकेंड ऑपरेशन में क्या होगा, सिंस मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है, तो जो 20 लीटर निकल रहे हैं फिर से, तो वो इस रेशियो में निकलेगा, करेक्ट। अब ऐसे आपको और 3 बार सॉल्व करना होगा। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। सपोज आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया गया है कि पहले प्योर आपके पास लिक्विड है, जो इस केस में मिल्क है, उसमें से 2/3 कंटेंट निकाल जा रहा है और उसके जगह पे पानी आ रहा है। तो जो 2/3 कंटेंट निकाल रहे हैं वो ओरिजिनल इससे निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 2/3। और ये जो हो रहा है, राइट, ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो कितने बार हो रहा है, 4 टाइम्स, राइट। तो ये रेस टू 4। तो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा हमें, तो 1 माइनस 2/3 रेस टू 4। तो ये क्या हो गया, 1/3 रेस टू 4। तो ये क्या बताएगा, बेसिकली आपका मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है, राइट। तो ये कितना हो गया, 1:81। 3 रेस टू 4 का आंसर इज 81। तो अभी हमें क्या पूछा है इसमें, फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास इज। अच्छा, सो ये 1:, जो 81 है, ये मिल्क है 1 पार्ट, बट 81 जो है वो टोटल सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, बिकॉज हमने यहां पे टोटल सॉल्यूशन लिया है 1, तो जो आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में टोटल सॉल्यूशन होगा। अब इसमें अगर 1 पार्ट मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 81 माइनस 1, 80 पार्ट्स। अब हमें क्या बोला गया है कि आपको फाइनल रेशियो ढूंढना है मिल्क टू वाटर का, तो ये कितना हो गया, 1:80। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी।
राइट। सो ये है, ये शॉर्टकट आप ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपको ये फॉर्मूला प्लग इन कर देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कंपनी 20% ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज is 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company. चलिए देख लेते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग में 20% एम्प्लॉइज। अब इसमें कुछ हमें एम्प्लॉय काउंट नहीं दिया है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि 100 एम्प्लॉइज है इजी कैलकुलेशन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में 20 एम्प्लॉइज हो गए और अदर डिपार्टमेंट में 80 एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है। अब total salary obtained by manufacturing employees is 1/6 the total salary obtained by all the employees in the company. अब हमें पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को कितना मिलता है और अदर्स को कितना मिलता है, तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है x रुपीस एवरेज पर एम्प्लॉय और अदर डिपार्टमेंट का है y रुपीस ऑन एवरेज पर एम्प्लॉय, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज to the average salary obtained by non-manufacturing employees. So basically x is to y का ही हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी हमें पता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग सैलरी कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स, तो ये हो गया 20x। अदर डिपार्टमेंट का हो जाएगा 80 इंटू वाई, 80y। तो जो बोल रहा है कि टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, ये कितना हो गया 20x इज 1/6 ऑफ टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल दी एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 20x प्लस 80y। तो ये कितना हो गया 100x इज इक्वल टू 80y और x बाय y इज इक्वल टू 80/100 और 80/100 इज नथिंग बट 4/5। तो हमें क्या पूछा है x बाय y का वैल्यू 4/5। सो आवर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब इसका शॉर्टकट ये है कि जब आपने इतना फिगर आउट कर लिया तो इतना इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन सी प्लग प्ले करके आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता 24 इज 80 एंड 85 इज 400। तो मुझे क्या देखना था कि 80/80 प्लस 400 विच इज 80/480, क्या ये 1/6 आता है? यस आता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो ऐसे आपको ये सॉल्व करना था। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। जस्ट अ सेकेंड, गेटिंग माई चार्जर इन प्लेस। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको कभी कभी डायरेक्ट आपको आइडिया लग गया क्वेश्चन का, तो आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन के साथ प्लग एंड प्ले करके यूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ए फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, ठीक है। तो जो 10,000 रुपीज है वो 5% पे कुछ साल के लिए डिपॉजिट हुआ है, लेट्स से n मान लेते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 500n बैंक ए में, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो जो टोटल अमाउंट है विच इज 10,000 प्लस 500n, अब ये जो है ये क्या हो रहा है बैंक बी में 5 साल के लिए 6% पर एनम पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 यहां पे कट हो जाएगा। सो दिस इज 6 5 30, सो दिस इज 3,000 प्लस 150
n, करेक्ट? ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए टू बैंक बी आर इन द रेशियो 10:13, देन द इन्वेस्टमेंट इन पीरियड इन ईयर्स इन बैंक ए इज। तो बेसिकली ए जो है इंटरेस्ट वो 500n है और बी जो है वो 3000 प्लस 150n है, इनका रेशियो 10:13 है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 50 650n इज इक्वल टू 3000 प्लस 150n। तो n यहाँ पे आ जाएगा 150n, तो ये माइनस हो जाएगा 500n इज इक्वल टू 3000 और n इज इक्वल टू 3000 बाय 500 विच इज नथिंग बट 6। ठीक है, सो उसने n जो कि a का टेन्योर है वो उसने 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ये था फोर्थ क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल्स सैलरी बिकेम 187.5% ऑफ इनिशियल सैलरी। गोपाल का इनिशियल सैलरी था और उसको 2 इंक्रीमेंट हुए, फिर उसका 187.5x उसका सैलरी बन गया। इफ द परसेंटेज सैलरी इंक्रीज इन सेकेंड इंक्रीमेंट वॉज ट्वाइस ऑफ दैट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट। सो सपोज फर्स्ट इंक्रीमेंट A% का हुआ, सेकेंड इंक्रीमेंट हुआ उसका 2A% का। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट वॉज, तो ये कितना हुआ। अब इसके 2 मेथड है। स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि अगर 2 सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2a प्लस a इंटू 2a बाय 100। सो बेसिकली 3a प्लस 2a स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 187.5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, इसको सॉल्व करना है। अब ये ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट? तो यहाँ पे आपको रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और नंबर्स भी थोड़े, देखो आप डेसिमल में है। अब इसका इजियर वे क्या है, अब आपको ऑप्शंस दिया गया है तो क्यों ना हम डायरेक्ट ऑप्शंस के साथ ही देख लें। तो चलिए हम अज्यूम कर लेंगे कि उसका इनिशियल सैलरी 100 रुपीज है, राइट? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, 100 पे 27.5 इंक्रीज होगा तो 127.5 होगा। सेकेंड इंक्रीज जो है वो डबल होगा इसका, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिया है सेकेंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस ऑफ दैट फर्स्ट इंक्रीमेंट। तो 27.5 का डबल कितना हो गया, 55। तो 127 प्लस 55%, तो ये कितना हो गया, ये तो ऑलमोस्ट 200 प्लस हो जाएगा, बिकॉज 127 का 50% इज समवेयर 63। तो ये 200 से ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, 30%, 100 पे 30% इज 130 और 130 पे फिर 30 का डबल विच इज 60% इंक्रीमेंट होगा। 130 का 60% इज 78, तो ये अगेन 208 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 25, 100 पे 25% इज 125 और 125 पे 50% इज कितना, 125 का हाफ 62.5, तो ये कितना हो रहा है 187.5। यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो देयरफॉर आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी विच इज 25। तो आपने देखा कैसे 1 या 2 मिनट के अंदर हमने ऑप्शन के साथ मैच करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने की जगह आप ये चीज कर सकते हो जो आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, तो 2 पर्सन है ए और बी, तो वो पर वीक 3:4 के रेट से कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। हमें पता नहीं है वो कितना है, तो हम 3x और 4x मान लेंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए
इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो ए जो है 5 वीक्स में कितना कलेक्ट करेगा? अगर पर वीक 3x कर रहा है तो 5 वीक्स में इंटू 5 करेगा तो 15x। अब 15x जो है वो 7 का मल्टीपल है। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 24। तो अगर 1 वीक में 4x कलेक्ट कर रहा है तो 3 वीक्स में कितना करेगा वो? इंटू 3, सो विच इज 12x। और ये जो है 24 का मल्टीपल है, ठीक है। देन मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक इज, ओके। तो चलो आप इसको ऐसा समझो, अब अगर x जो है, राइट, अब ये जो है ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 7 का मल्टीपल कब होगा? क्या 15 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो इसका मतलब x को 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, विच इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन टेक इज 7। तभी 15 इंटू 7 7 का मल्टीपल होगा, राइट। और इस केस में 12 इंटू एक्स जो है वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 24 का मल्टीपल मतलब 24 या उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 इंटू एक्स क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 24 आएगा? यस। अगर x को हम 2 डाल दें तो 12 2 जा 24, जो 24 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे हमें x की वैल्यू 7 चाहिए और यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 चाहिए। तो अगर हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 2 जा 14, राइट। तो x की वैल्यू अगर 14 हम रख लेते हैं तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक इज। तो x की वैल्यू 14 हो गई तो a 1 वीक में 3x करेक्ट करता है। तो x का a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 वीक में? 3 इंटू 14 विच इज 42, ठीक है। तो ये हो गया a का 1 वीक का कलेक्शन विच इज आवर आंसर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ प्रेशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सीता, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। प्राइस ऑफ अ प्रेशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो अगर सपोज उसका वेट 10 है, 10 ग्राम्स, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर के, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है। तो उसका वेट प्राइस हो जाएगा 100 के, वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीता हैज प्रेशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स। चलो आगे वेट दे ही दिया। सो अगर 18 यूनिट्स है, राइट, तो उसका वेट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18 के स्क्वायर और 324 के। ये उसका वेट हो जाएगा स्टोन का। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विथ ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, ठीक है। तो उसने 4 पीस में डिवाइड किया और चारों का अलग वेट है, ठीक है। Then the difference between highest and lowest possible values of the total price of 4 pieces will be 288,000 or 2,88,000. Then the price of original precious stone is. चलो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको टफ में कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसको पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उसने 4 पीसेस में उसको ब्रेक किया है, राइट, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करने को पूछ रहा है। अब आप समझो कि 4 पीसेस में ब्रेक हुआ, इसका मैक्सिमम कब वैल्यू आएगा? जब हमारा 4 पीसेस में से एक पीस एकदम हाईएस्ट पॉसिबल हो। तो अगर मुझे 4
4 पीसेस में से एक को हाईएस्ट पॉसिबल देना है, तो बाकी 3 को मुझे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज देने पड़ेंगे। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 2 3, राइट, बिकॉज हमें दिया है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट है, राइट। तो 3 + 2 5 + 1 6 और टोटल वेट है 18। तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 12। तभी इन चारों का सम हमारे पास 18 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉसिबल। अब मुझे लोएस्ट पॉसिबल देना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब मेरे वेट्स एज क्लोज एज पॉसिबल हो, जितना पास में हो उतना। तो अगर मैं ट्रायल एंड एरर करता हूं तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये नहीं होगा। 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 5 14। अब अगर मैं 3 4 5 6 करता हूं तो ये कितना हो गया, 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18, यस। तो ये 18 हो गया। तो लोएस्ट पॉसिबल जो है वो हो गया 3 4 5 6। अब हमें इन दोनों का वेट कैलकुलेट करना है। अब इनका वेट क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 के स्क्वायर, 3 का क्या हो गया, 9 के स्क्वायर, 2 का क्या हो गया, 4 के स्क्वायर, और ये हो गया 1 के स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, 144 + 9 153 + 4 157 + 1 158 के स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, 3 का है 9 के स्क्वायर, 4 का है 16 के स्क्वायर, 5 का है 25 के स्क्वायर, 6 का है 36 के स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 + 16 is 25, 25 + 25 is 50, 50 + 36 के स्क्वायर is 86 के स्क्वायर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2,88,000। तो 158 - 86 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 के स्क्वायर इज इक्वल टू 288,000। अब आप देख सकते हो कि 72 288 को डिवाइड कर देगा, 72 4 288 होता है, तो के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4000। अब हमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रेशियस स्टोन। ओरिजिनल प्रेशियस स्टोन था 18 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 4000। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू 324 के। सो 324 into 4000 which is nothing but 16 9 1296 के और 12,96,000। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो बेसिकली हमने पॉसिबिलिटी फाइंड किया कि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वेट कब आया। तो हमें ये दो पॉसिबिलिटीज मिले, 12 3 2 1 और 3 4 5 6। फिर इन दोनों के वेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसको जो है प्लग इन करके उसका हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया के स्क्वायर का। फिर के स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, जिससे कि हमें आंसर आ गया 1296,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता, मीता are initially in the ratio 5:6:7. In the first year, they get salary hikes of 20%, 25% and 20% respectively. ठीक है, सो सीता, गीता और मीता, अब हमें एग्जैक्ट सैलरी दिया नहीं है, तो मैं इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 50, 60 और 70x मान लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उनका इंक्रीमेंट दिया है 20, 25 एंड 20%। तो ये 20% बढ़ रहा है, ये 25% बढ़ रहा है और ये 20% बढ़ रहा है। तो सेकेंड ईयर में उनका सैलरी कितना हो गया, 20% इज 1/5, तो ये हो गया 60x, 25% इज 1/4, तो ये हो गया 75x और ये 1/5 अगेन 84x। इन द सेकेंड ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बाद है। In the second year, Sita and Meeta get hikes of 40% and 25%. So Sita is 40% and Meeta is 25%. 40% of 60 is 24, so ये 84x हो गया
और 1/4 ऑफ 84 इज 21, सो 105x। ये हो गया सेकेंड ईयर की सैलरी ऑफ सीता एंड मीता। द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। ये कब है? सेकेंड ईयर में, आफ्टर सीता एंड मीता गेट 40 and 25% हाइक। तो अब हमें गीता का सैलरी तो पता नहीं, तो इसको y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 84x प्लस y प्लस 105x बाय 3 इज इक्वल टू y। तो जो गीता का सैलरी है वो इन तीनों के सैलरी का मीन है। तो इसको देख लेते हैं। 105 प्लस 84 इज हाउ मच? 189x प्लस y इक्वल टू 3y और 2y इज इक्वल टू 189x और y इज इक्वल टू 189x बाय 2 विच इज 94.5x। सो बेसिकली उसका जो सैलरी है सेकेंड ईयर में वो 94.5x हो गया। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे? हमें पूछा है कि सैलरी हाइक ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर। तो गीता का कितना इंक्रीज हो रहा है? 75 से 94, तो ये कितना हो गया? 19.5। तो अगर 19.5 इंक्रीज हो रहा है 75 पे, तो ये कितना हो गया? 25 3 जा, ये 4 जा, 19.5 डिवाइडेड बाय 3, 6 जा 18, 5 जा 6.5, 6.5 इंटू 4 इज 24 प्लस 2 26%। तो 26% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13. When a natural number n is included, the average of these 4 integer remains odd integer. Find the minimum possible value of n. तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। 3 इंटीजर्स का एवरेज है 13, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल हो जाएगा तीनों इंटीजर का 13 इंटू 3 विच इज 39। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि when a natural number n is added, the average of these 4 integers remains an odd integer. तो 39 में जो एक नेचुरल नंबर ऐड होगा n, तो इनका जो एवरेज है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑप्शन दिया तो डायरेक्टली ऑप्शन करके देख लेते हैं। 39 प्लस 3 42/4, क्या ये ऑड है? नहीं, ये तो डेसिमल में आ रहा है। 39 प्लस 4 43/4, ये तो अगेन डेसिमल में आएगा। 39 प्लस 5 44/4, 4 11s, क्या ये ऑड है? यस, दिस इज पॉसिबल। 39 प्लस 1 40/4 10s, बट ये ऑड नहीं है, सो देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। Gopi marks a price on a product in order to make 20% profit. अगेन हमें प्राइस नहीं दिया है यहाँ पे, तो अज्यूम कर लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए 100। उसने मार्कअप किया 120। ठीक है, रवि गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस मार्क प्राइस। अब इस पे जो है यहाँ पे 20% और यहाँ पे -10%, तो ये कितना हो गया? 108, राइट? एंड दस सेव्स 15। तो जो उसने 12 रुपये बचा है 120 से 108, इसका वैल्यू है 15। तो अगर 12x का वैल्यू 15 है, तो x का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ? 15/12 विच इज 3 5 3 4 1.25 और 5/4 पकड़ लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि इज। अब हमें पता है रवि को उसने बेचा 108x में 108x और उसका कॉस्ट था 100x, तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया? 108 माइनस 100x विच इज 8x। अब x का वैल्यू हमें पता है 5/4 है, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 5/4, 4 2s 5 2s 10। सो ऑप्शन नंबर बी 10% इज आवर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सब हो मेरे साथ एंड
साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, बिकॉज मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. सो आई होप आप सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है. नहीं भी लग रहा होगा तो भी आपको बने रहना है, बिकॉज कभी कभी आपको बोरिंग चीजें डे इन डे आउट करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे मास्टरी आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वन 30% ऑफ देम. तो टोटल मैचेस खेले 40 और 30% जीता है, तो 30% ऑफ 40 इज 12, राइट. इफ दे विन 60% ऑफ रिमेनिंग मैचेस देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%. अब रिमेनिंग मैचेस कितने हैं हमें पता नहीं यहाँ पे, तो मान लेते हैं x मैचेस हैं. 60% of x will be 0.6x. So basically 12 plus 0.6x upon 40 plus x will be equal to कितना 50% और half. So basically ये क्या हो गया 24 plus 1.2x is equal to 40 plus x. So basically x यहाँ पे आ जाएगा 1.2x minus x, 0.2x is equal to 40 minus 24, 16. So x is equal to 16 by 0.2 और 160 by 2, this is 80. So basically पहले वो 40 मैचेस खेलता है और उसके बाद में अगेन वो 80 मैचेस खेलता है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस. ठीक है, तो 90% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी. अब उसने 72 अभी जीता और 12 पहले जीता, तो 72 प्लस 12 इज 84, राइट. तो आपका ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. अब चलिए इसमें आपको एक अच्छा शॉर्टकट बताता हूं. अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में उसने 12 मैचेस जीते हैं विच इज 30% ऑफ 40. तो आप सारे ऑप्शन से 12 माइनस कर दो. 86 माइनस 12 74, 84 माइनस 12 72, 78 माइनस 12 66, 88 माइनस 12 68. अब हमें पता है कि 90% ऑफ रिमेनिंग मैचेस जीतने हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि मैचेस तो डेसिमल में हो नहीं सकते, तो इसको 9 का मल्टीपल होना है. आप देख सकते हो कि 74 9 का मल्टीपल नहीं है, 66 नहीं है, 68 नहीं है, 72 विच इज 9 8 सा. तो 72 सिंस 9 का मल्टीपल है, तो आवर ऑप्शन हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्टकट्स लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ वेसल कंटेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर. ठीक है, अब कितना है वो हमें पता नहीं. When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. ठीक है, तो मान लेते हैं एसिड A है और वाटर W है. तो एसिड प्लस वाटर प्लस 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, हाफ, बिकॉज 50%, राइट. एसिड तो उतना ही रहेगा, बट एसिड और वाटर के साथ 2 लीटर और वाटर ऐड हो रहा है, राइट. तो इसका जो है 50%. तो चलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो 2A इज इक्वल टू A प्लस W प्लस 2 और एसिड इज इक्वल टू वाटर प्लस 2. अब अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, व्हेन 15 लीटर्स ऑफ एसिड वाज फर्दर एडेड. फर्दर मतलब इस सॉल्यूशन में और 15 लीटर ऐड हो रहा है. तो A प्लस 15. अब यहाँ पे 15 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 15 लीटर एसिड ऐड हो रहा है, तो मैंने न्यूमरेटर में एसिड ऐड किया. और नीचे हो जाएगा A प्लस W प्लस 2 प्लस 15, बिकॉज सॉल्यूशन भी ग्रो हो रहा है. तो फाइनल सॉल्यूशन हैड 80% कॉन्सेंट्रेशन. 80% इज 80 by 100 और 4 by 5. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. A प्लस 15 इज इक्वल टू A प्लस W प्लस 17 4 by 5. So 5A plus 75 is equal to 4A plus 4W plus 68. So basically A is equal to 4W minus 75 minus 75 plus 68 कितना हो गया 7.
राइट, बट हमें पता है A इज ऑल्सो इक्वल टू W+2, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, W+2 इज इक्वल टू 4W-7 और 3W इज इक्वल टू 9 और W इज इक्वल टू 3। तो हमें पता है वाटर का जो क्वांटिटी है वो है 3 और एसिड कितना हो जाएगा, कोई भी आप इक्वेशन ले लो, जैसे W+2, सो वाटर हो जाएगा 3+2 विच इज एसिड हो जाएगा 3+2 विच इज 5। सो एसिड इज टू वाटर इज 5:3। अगर आपने ये ऑप्शन मार्क कर दिया 5:3 जल्दी में, तो आपका इतना पूरा मेहनत गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, रेशियो वाटर टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर। अब मेरे को पता है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करेंगे कि आंसर आ गया एसिड इज टू वाटर 3:5, 3:5 दिख रहा है, चलो मार्क कर देंगे, ठीक है, 5:3 दिख रहा है, 5:3 मार्क कर देंगे, बट नहीं, हमें क्या पूछा है, वाटर इज टू एसिड, तो वाटर पहले आएगा 3, फिर आएगा एसिड 5, तो आंसर है ऑप्शन डी 3:5। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी कैसे स्मार्ट वे में अरेंज किया है, 5:3, 4:5, 5:4, 3:5, तो ऐसे सिली मिस्टेक्स होने के काफी चांसेस है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिल मिक्सेस कोको विथ शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर मिक्सचर A एंड कॉफी विथ शुगर इन द रेशियो 7:3 टू प्रिपेयर मिक्सचर B। ठीक है, तो A में जो है कोको है और शुगर है कितना 3:2, और B में जो है कॉफी है और शुगर है 7:3। He combines mixture A and B in the ratio 2:3। अब A और B फर्दर जो है वो 2:3 में मिक्स हो रहा है to make a new mixture C। If he mixes C with an equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in this drink will be what? ठीक है, अब हमें पता है A और B 2:3 में मिक्स हो रहा है, तो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए क्या मैं A को 20 और B को 30 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो अगर A 20 है तो कोको कितना हो जाएगा 3/5, बिकॉज ये 3:2 है, सो कोको हो जाएगा 12 पार्ट्स और शुगर हो जाएगा 8 पार्ट्स 20 में से A के में, और ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 21 पार्ट्स कॉफी और 9 पार्ट्स शुगर, 21:9। अब हमारे पास टोटल मिक्सचर जो है 50 लीटर्स का हो गया, जिसमें 50 लीटर्स में 8 + 9 17 लीटर शुगर है, ठीक है। बट अब उसने ये जो नया मिक्सचर बना है 50 लीटर का, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब 50 लीटर और ऐड किया दूध, तो ये हमारा कितना हो गया सॉल्यूशन 50 + 50 100 लीटर, और 100 लीटर में से शुगर कितना है 17, तो परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस 100 लीटर मिल्क इज 17%, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो आपने देखा, भले ही क्वेश्चन हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट कैसे हमने इजी वैल्यूज अज्यूम करके हमने इजीली आंसर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीना incurs 19% loss when she sells a product at 4860। 19% लॉस, तो क्या मैं कह सकता हूं सपोज उसका प्रोडक्ट 100x पे कॉस्ट था, तो 19% लॉस इज 81x सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 81x जो है वो 4860 है, अगर 81x 4860 है तो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6 8 जा 48, सो x की वैल्यू है 60, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो गई 100x विच इज 60 × 100 6,000 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। हु इन टर्न सेल्स दिस प्रोडक्ट टू हरी, ठीक है, तो बीना ने 4860 पे शाम को सेल किया, फिर शाम ने हरी को सेल किया। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू शाम एट अ परचेज प्राइस ऑफ हरी, ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट, ठीक है। अब बीना ने शाम को परचेज प्राइस ऑफ हरी पे बेचा होता तो 17% प्रॉफिट आता, तो बीना का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा 6000 पे, राइट। तो 6000 पे 17% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7 6 42 1020, सो 1020 प्रॉफिट होता
तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6000 प्लस 1020 विच इज 7020. बट 7020 पे किसने बेचा? श्याम ने बेचा हरि को. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट मेड बाय श्याम. अब श्याम ने खरीदा 4860 में. मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं. बीना, श्याम एंड हरि. अब श्याम ने खरीदा 4860 में और बेचा 7020 में. तो श्याम का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7020 माइनस 4860. तो ये कितना हो जाएगा? 7020 माइनस 4860. सो दिस इज 06162 2160 आपका प्रॉफिट हो गया श्याम का. सो आवर आंसर इज नथिंग बट 2160. ठीक है, सो आपने देखा कैसे इजी वैल्यूज अज्यूम कर लिया हमने 100x. तो इससे हमारे सारे कैलकुलेशन इजी हो गए और हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. पिंकी स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर. सपोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी टू पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर इन द क्यू इज 3:5. ठीक है, तो मान लेते हैं पिंकी यहाँ पे खड़ी है. पिंकी के आगे 3x लोग हैं और पिंकी के पीछे 5x लोग हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300, देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी इज. ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू है वो 300 से कम है. तो क्या मैं कह सकता हूं 3x प्लस पिंकी प्लस 5x. सो 8x प्लस पिंकी is less than 300, right? Or Pinky is basically one person, so 8x is less than 300 minus 1, 299. Or x is less than 299 by 8 कितना हो गया? 8 3s are 24, 59, 8 7s are 56, 30, again 37.37. So x is less than 37.37. तो x का लार्जेस्ट इंटीजर पॉसिबल वैल्यू क्या है? 37. क्योंकि ये 37.37 से कम है तो ये 37 ले सकता है. मैक्सिमम हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी. तो मैक्सिमम अहेड ऑफ पिंकी क्या है? 3x. x का वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम 37 है, तो 3 into 37 इज आवर आंसर विच इज 3 30s are 90 plus 21 111 should be our answer. ठीक है, so this is question number 50. Now coming on to the last question for phase 1. So Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10% and remaining at 1% each, rate being simple interest per annum. कैपिटल हमें दिया नहीं है तो मैं 5 और 3 का LCM ले लूंगा. लेट्स से 30. सो 1/5 ऑफ कैपिटल इज 6 रुपीज. 6 रुपीज उसने 6% पे इन्वेस्ट किया. 1/3 30 का हो गया 10 रुपीज जिसने उसने 10% पे इंक्रीज किया, इन्वेस्ट किया. और जो रिमेनिंग है 10 + 6 16, 30 - 16 इज 14, उसने 1% पे इन्वेस्ट किया विच इज 1%. तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल? तो बेसिकली क्या है, इसने ये सारे n नंबर्स के लिए ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया. सो 6 into 6% प्लस 10 into 10% प्लस 14 into 1% divided by 100. This should be greater than or equal to initial capital which is 30x. ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पूछा है, यहाँ पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये कितना हो गया? 6 6 are 36, so n into 36 plus 10 10s are 100 plus 14 1s are 14 x, यहाँ पे सब x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30x. अब 100 plus 36, 136 plus 14 150x, 150x by 100 is 1.5x. So 1.5x into n should be greater than equal to 30x. x cancel, so n should be greater than equal to 30 by 1.5
or 300 by 15 or 20. So therefore minimum number of years required to double his investment or capital is 20 years. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबके लिए ब्रेक यूजफुल रहा हो, बिकॉज फेज 1 थोड़ा हेवी लग सकता है आपको, बट फेज 2 इज गोना बी इवन मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज फेज 2 में जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी फेवरेट है एग्जाम्स के, और हर एक एग्जाम में आते ही हैं शॉर्ट मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ दीज टॉपिक्स, राइट। सो आज हम देखेंगे कि कैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को हम टैकल करेंगे, राइट। सो आई होप एवरीवन इज रेडी एंड जस्ट एज एक्साइटेड जैसे हम सेशन के स्टार्टिंग में थे। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिस्ट किए हैं फॉर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला हम सबको पता है कि स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो इसमें अगर आपको जो भी चीज नहीं पता होगी उसको आप सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट कम्स यूनिट कन्वर्जन्स। अब यूनिट कन्वर्जन्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं कि टाइम प्रेशर में ना काफी बार यूनिट देखते नहीं है। सपोज आपको एग्जाम में दिया है लेट्स से 35 मीटर पर सेकेंड,
तो बच्चे क्या करेंगे, ये मीटर पर सेकंड को इग्नोर कर देंगे और डायरेक्टली 35 का ही कैलकुलेशन कर देंगे। बट जबकि आपको वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करना था, राइट? तो ये करना भूल जाते हैं। आपको सब सॉल्यूशन पता होता है, अप्रोच पता होता है, बट गलत सॉल्विंग की वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, करेक्ट? सो इसलिए हमें काफी ध्यान में रखना है कि ऐसे मिस्टेक्स हम थोड़े अवॉइड करें। देन सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इट शुड बी 18/5 किलोमीटर पर आवर, एंड किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है? नाउ कम्स दी सेम डायरेक्शन, राइट? अब सपोज दो एंटिटीज या दो ट्रेन्स या जो भी आप पकड़ लो, राइट? अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्योंकि आप ऐसा समझो कि सपोज मैं आयुष यहाँ पे भाग रहा हूं, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पे राज भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब सिंस मैं 1 मीटर पर सेकेंड से फास्ट हूं, तो मैं हर सेकेंड राज से 1-1 मीटर आगे जाता जाऊंगा, राइट? तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 10 - 9 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, और सिमिलरली मान लेते हैं कि मैं जो आयुष यहां से भाग रहा हूं और राज जो है वो यहां से ऑपोजिट एंड से एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे एक दूसरे की तरफ हम भाग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड सम हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे 9 और यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड, तो 10 + 9 19 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब आ जाते हैं ट्रेन्स में। अब ट्रेन्स में क्या बोलता है कि सपोज जैसे एक ट्रेन है, करेक्ट? अब उस ट्रेन को एक पोल क्रॉस करना है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कैसे पकड़ेंगे? अब जब ट्रेन का फर्स्ट बोगी, ये जो फर्स्ट बोगी है, ये यहां पे आएगा, लेकिन क्रॉस कब माना जाएगा? जब ये लास्ट वाला पार्ट ये पोल को क्रॉस कर देगा, जैसे यहां पे आप समझ लो, ठीक है? जब ये एंड वाला पार्ट ये क्रॉस कर लेगा, तभी ना हम बोल सकते हैं कि ट्रेन ने पोल क्रॉस कर दिया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन का जो लेंथ है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर सेम चीज ट्रेन अगर कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन को तो अपना लेंथ कवर करना ही है, प्लस प्लेटफॉर्म का भी लेंथ कवर करना है। तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन का जो लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो हमें ऐड कर देना है, राइट? एंड लास्टली अगर दो ट्रेन्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सम ऑफ लेंथ्स, बिकॉज ट्रेन दोनों का लेंथ हम कंसिडर करेंगे, और स्पीड अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव या फिर डिफरेंस होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सम इशू विथ राइटिंग पैड टुडे, डोंट नो। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन आ जाते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे। अब बोट्स एंड स्ट्रीम्स इज सिमिलर टू ट्रेन्स, थोड़ा चेंजेस होगा। अब समझ लो आप कि एक बोट जा रही है और वो ऊपर जा रही है रिवर के, राइट? रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, बट बोट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब बोट का स्पीड जो होगा वो मान लेते हैं b है, लेकिन रिवर जो है वो भी उसका एक स्पीड होगा, r के स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो इफेक्टिव जो स्पीड है वो क्या होगा? बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, क्योंकि रिवर बोट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको पुश कर रहा है, नीचे ढकेल रहा है, राइट? तो b - r। अगर सिमिलरली बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है रिवर के साथ, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, राइट? क्योंकि रिवर के साथ साथ वो उसके नीचे जा रहा है, राइट? तो ये इफेक्टिव स्पीड आपको जस्ट लाइक सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जैसे रिवर के केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा और सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? जस्ट ऑपोजिट टू दिस, ठीक है? एंड इफेक्टिव स्पीड विल बिकम डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम एज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है? तो ये था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। और अब आते हैं टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
अब टाइम एंड वर्क का क्या बोलता है कि वर्क इज नथिंग बट रेट इनटू टाइम। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं पर आवर लेट्स से 20 मैथ सम सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर मुझे 100 प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अब मेरा वर्क है वो यहां पे है 100, मेरा रेट क्या है 20 क्वेश्चंस पर आवर, तो मुझे टाइम कितना लगेगा 100/20 विच इज 5 आवर्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, जैसे ए कैन डू वर्क इन x डेज देन एज 1 डे वर्क विल बी 1/x। ठीक है, और अगर a x टाइम एफिशिएंट है एज b देन वर्क डन बाय a इज x इंटू वर्क डन बाय b। ओके, ये क्लियर है यहाँ पे सबको? अब आ जाते हैं कंबाइंड वर्क में। सपोज एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अगर A जो है वो x डेज में काम कर रहा है और B y डेज में काम कर रहा है, तो टुगेदर वो कितने दिन में काम करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है xy अपॉन x प्लस वाई। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अगर A जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है और B जो है 30 डेज में काम कर रहा है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या है 60। तो A पर डे कितना काम करेगा 60 डिवाइडेड बाय 20 3 यूनिट्स, और B पर डे कितना काम करेगा 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 2 यूनिट्स। तो दोनों साथ में मिला के एक दिन में 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो टोटल इन दोनों को कितना दिन मिला के लगेगा काम करने में 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 12। अब ये 12 कैसा आया, ये 20 और 30 को इस फॉर्मूला में लगा दो आप, तो सेम आंसर आपको आ जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क एंड वेजेस। सो अगेन, अगर हम किसी को पे करते हैं लेबर को काम करने के लिए, तो लेबर को किस रेट पे पे करते हैं, जितना उसने काम किया है। करेक्ट, अब कोई भी इंसान आपको जितना काम किया है उससे ज्यादा क्यों पे करेगा? तो सपोज इस केस में इसने 20 यूनिट्स काम किया है तो इसको 20 रुपीज मिलेंगे, और इसने 30 यूनिट्स काम किया है तो इसको 30 रुपीज मिलेंगे। प्रोपोर्शन में मिलेगा, जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। राइट, एंड आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स क्या बोलता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाइप। एक होता है इनलेट पाइप जो कि पानी भरता है टैंक में, और एक होता है आउटलेट जो पानी निकालता है टैंक से। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि आपके पास घर पे एक वाटर हीटर है। ठीक है, वाटर हीटर में एक इनलेट पाइप होता है जहां पे ठंडा पानी जाता है गर्म होने के लिए, और एक आउटलेट पाइप होता है जहां से गर्म पानी आपके शावर में या पाइप में आता है। ठीक है, तो इसका नेट वर्क क्या होगा? अगेन सम ऑफ ऑल इनलेट पाइप्स माइनस सम ऑफ ऑल आउटलेट पाइप्स, ये आपका नेट फ्लो आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज सबको क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो क्विकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। अगेन हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क में, तो चलिए उनको देखते हैं। सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days व्हेन वर्किंग अलोन। ओके, सैम जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है जब वो अकेला काम कर रहा है। मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। अगर वो सैम से डबल है या फास्ट है तो इसका जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा। सो बेसिकली 10 डेज में वो काम करेगा क्योंकि वो ट्वाइस एज फास्ट है। एंड थ्राइस एज फास्ट एज आयना इन द सेम जॉब। अब आयना से वो थ्राइस एज फास्ट है तो आयना का जो टाइम होगा वो 3 times ऑफ मोहित होगा। सो बेसिकली 30 days। करेक्ट, आप ऐसा समझो कि जो जितना फास्ट होगा उसको टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है, सो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दे अंडरटेक अ जॉब विथ एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे। सो सैम एंड मोहित ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, फिर सैम एंड आयना ऑन सेकेंड डे। ठीक है, और मोहित एंड आयना ऑन थर्ड डे। ठीक है, तो ये जो 3 दिन का पैटर्न है, ओके, ये रिपीट होता है कब तक? जब तक वर्क फिनिश नहीं हो जाता। तो चलिए सबसे पहले इन सबका
यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 20, 10, 30, तो इनका एलसीएम है 60। तो अगर मान लेते हैं 60 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो सैम पर डे 60 डिवाइडेड बाय 20 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है। मोहित कितना करता है 60 बाय 10 6, और आयना कितना करती है 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 2। तो अब सैम और मोहित फर्स्ट डे पे काम कर रहे हैं, तो सैम और मोहित 3 + 6 9 यूनिट्स काम करेंगे। ठीक है, ये डे 1 हो गया। सैम और आयना सेकेंड डे पे कितना करेंगे 3 + 2 5, ये सेकेंड डे हो गया। थर्ड डे पे मोहित एंड आयना 6 + 2 8 यूनिट्स काम करेंगे, ये थर्ड डे हो गया। तो 3 दिन में उनका कितना साइकिल हो रहा है 9 + 5 14 + 8 22। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर 22 फर्स्ट 3 डेज में हो रहा है, तो अगेन 22 जो होगा वो नेक्स्ट 3 डेज में होगा, विच इज डे 4 5 एंड 6। तो यहां पे कितना हो गया 22 + 22 44, राइट। अब डे 7 में 9 यूनिट्स ऑफ काम होगा, राइट, विच इज डे 7, एंड डे 8 में 5 यूनिट्स ऑफ काम होगा, विच इज डे 8। अब यहां पे कितना हो गया 44 था यहां तक, 44 + 9 इज 53, 53 + 5 इज 58। स्टिल 2 यूनिट ऑफ जो काम बचा हुआ है वो 9th डे पे मोहित एंड आयना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 9th डे पूरा यूज नहीं हो रहा है बिकॉज 2 यूनिट ही बचे हैं, तो 9th डे पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम इज। अब सैम जो है सिर्फ फर्स्ट 2 डेज में काम करता है, जैसे यहां 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 और यहां पे। अगर वो हर दिन में सैम 3 यूनिट्स करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा 3 × 6, करेक्ट, क्योंकि हर दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है यहां पे। तो 6 दिन में उसने 18 मिनट्स काम किया, और टोटल जो काम है वो कितना था, हमने यहाँ पे लिया था 60 एलसीएम, सो डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना हो गया हमारा 6/60 और 3/10। सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, 3/10। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली आपको बस ये फिगर आउट करना था कि तीनों कितना टाइम लेते हैं वर्क कंप्लीट करने में, और एलसीएम मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि मोहित ने कितना सैम ने कितना यूनिट ऑफ वर्क किया, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिल, सुनील, रवि रन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 3 किलोमीटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर पार्क है 3 किलोमीटर, starting from same point at same time in clockwise direction. So Anil, Sunil and Ravi, ठीक है, clockwise direction भागते हैं same point से। If they run at speed of 15, 10 and 8 km/h respectively, how much distance will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point? So basically क्या बोल रहा है, अनिल जो है वो कितना डिस्टेंस भाग लेगा जब सुनील एंड रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में पहुंचेंगे। अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो स्पीड लिख देते हैं, ठीक है, 15, 10 एंड 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंस सुनील एंड रवि को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, तो हम टाइम निकालेंगे कि एक लैप कितने टाइम में वो कवर कर रहे हैं। तो टाइम कैसे होगा, अगर ये स्पीड है और डिस्टेंस हमें पता है 3 किलोमीटर, तो टाइम टेकन फॉर 1 लैप विल बी 3/15 फॉर अनिल, 3/10 फॉर सुनील एंड 3/8 फॉर रवि। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन सबका स्पीड टाइम टेकन। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अनिल एंड सुनील कितने टाइम में मिल रहे हैं। अब इसको मैं फ्रैक्शन में है, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिनट्स में आ जाएगा, राइट। तो 15 4 जा, तो टाइम हो गया 4 × 3 12, यहाँ पे 10 6 जा, 6 3 जा 18, और ये जो है ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम अभी के लिए ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें पहले क्या देखना है कि अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल रहे हैं। अब अनिल एक लैप जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, और सुनील जो है वो एक लैप में 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है।
तो इन दोनों का एलसीएम जो है, राइट, 36। तो ये लोग पहले कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? फर्स्ट टाइम 36 मिनट्स के बाद। क्योंकि आप ऐसा समझो कि सुनील या जो अनिल है वो 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा 36 मिनट पे, और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। और सुनील जो है वो 36 मिनट्स में 2 राउंड कंप्लीट करेगा, तब जाके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो दोनों 36 मिनट पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब हमें ये देखना है कि रवि ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जब ये दोनों साथ में मिल रहे हैं। अब हमें टाइम पता चल गया, रवि का हमें स्पीड पता है। अब हमें बस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम है उसका 3/8, राइट। तो कितना हो गया यहाँ पे? हाउ मच डिस्टेंस विल रवि हैव रन, राइट। तो इसका स्पीड हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड 36/60, ठीक है। सो 6 6 36, 6 10 60, 8 6 48 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज नथिंग बट 4/8 और ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। बेसिकली आपको एलसीएम निकालना था कि अनिल और सुनील कब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वो टाइम को रवि के स्पीड से मल्टीप्लाई करके आपको डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task. तो रेनू जो है वो 15 डेज काम कर रही है 4 घंटे के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि टोटल 60 आवर्स काम कर रही है वो? ओके। सीमा वुड टेक 8 डेज वर्किंग 5 hours per day to complete the same task. अब सीमा जो है वो 8 दिन काम कर रही है 5 hours per day। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 40 आवर्स में काम कर रही है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू वर्क टूगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। तो साथ में काम कर रहे हैं। सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल नंबर ऑफ आवर्स एज रेनू। तो रेनू और सीमा, अगर रेनू x या फिर h नंबर ऑफ आवर्स काम कर रही है तो सीमा जो है वो 2h काम कर रही है। वाइल रेनू अग्रीज टू वर्क डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा, और सीमा अगर d डेज के लिए काम कर रही है तो रेनू 2d के लिए काम कर रही है, ठीक है। सो पर डे का काम कितना हो गया इसका? 2d इंटू h, 2dh, और सीमा का भी हो गया 2dh। इफ रेनू वर्क्स 2 hours per day, then the number of days सीमा would work is। अब यहाँ पे हमें h का वैल्यू दे दिया है, h is nothing but 2। तो यहाँ पे सीमा का क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 4d हो गया, और ये हमारा अगेन हो गया 4d, ठीक है, क्योंकि 2h, सो 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे। अगर रेनू 60 आवर्स में काम कर सकती है, सीमा 40 आवर्स में काम कर सकती है, तो टोटल वर्क में एज्यूम कर लेता हूं 120 है। तो रीमा, ठीक है, पर आवर 2 यूनिट्स काम करती है और सीमा 3 यूनिट्स काम करती है, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है? अभी रीमा पर आवर कितना यूनिट काम करेगी? 2। सो 4 इंटू 2 8d, प्लस सीमा कितना करेगी? 4 इंटू 3 12d इज इक्वल टू 120, और 20d इज इक्वल टू 120, और d इज इक्वल टू 6, राइट। तो नंबर ऑफ डेज व्हेन सीमा वुड वर्क इज नथिंग बट 6 डेज यहां पे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? सिंपल था। आपको बस इक्वेशन बनाना था। यहां पे देखो, आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट आप अगर बेसिक इक्वेशन बना दोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग देम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 places A and B are 45 kilometers apart connected by a straight road। तो A and B है, ठीक है, 45 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। अनिल गोज फ्रॉम A to B while सुनील गोज फ्रॉम B to A। तो अनिल जो है वो इस साइड ट्रैवल कर रहा है और सुनील जो है वो
B to A ट्रैवल कर रहा है. Starting at the same time, they cross each other in 1 hour 30 minutes. Okay? तो मान लेते हैं कि A और B है, राइट? सपोज वो ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो A ने ये साइड कितने टाइम में ट्रैवल किया? 90 मिनट्स में, बिकॉज 1 hour 30 मिनट्स. और B ने ये कितना टाइम में ट्रैवल किया? 90 मिनट्स. ठीक है. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, तो सुनील अगर A कब पहुंचेगा? सपोज ये मीटिंग पॉइंट C है, C से सपोज सुनील ले रहा है यहां पे x मिनट्स, तो अनिल सिंस 1 hour 15 मिनट बाद में पहुंच रहा है, तो सुनील x प्लस 75 मिनट्स लेगा, राइट? अनिल जो है वो सुनील से 75 मिनट्स बाद में पहुंच रहा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहां पे वो x प्लस 75 ले लेगा. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब हमें पता है कि डिस्टेंस यहां पे सेम है, सो यहां पे रेशियो सेम होगा. सपोज अनिल और सुनील के स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो, विच इज 90/x. सो यहां पे 90/x इज इक्वल टू x प्लस 75 अपॉन 90. बेसिकली स्पीड का ही मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि 8100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 75x और x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 8100 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 8175 x स्क्वायर प्लस 135x माइनस 60x माइनस 8100 इज इक्वल टू 0. लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. 130 into 6 is 780 plus 30 81. यस, करेक्ट. तो यहाँ पे x प्लस 135 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 135 और x इज इक्वल टू 60. अब स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकता, राइट? तो x इज इक्वल टू 60. सो बेसिकली x इज योर टाइम, राइट? अब हमें क्या पूछा है? स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर. अब अनिल ने A टू C 90 मिनट्स में कवर किया और C टू B कितने में कवर किया? x प्लस 75. x हमें पता है 60, तो 60 प्लस 75 इज 135. तो टोटल टाइम कितना हो गया? 90 प्लस 135 विच इज 225 मिनट्स. अब स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस विच इज 45 डिवाइडेड बाय 225 जो कि मिनट्स में है. तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टाइम आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं. 45 5 जा 225 एंड 5 12 जा 60. सो बेसिकली अनिल का स्पीड है वो है 12 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. सो गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days. ठीक है. सो गौतम प्लस सुहानी कैन टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 20 days. If Gautam does only 60% of his usual work, Suhani must do 150% of her usual work on that day to exactly make up for it. Okay. Then what is the number of days required by the faster worker to complete the job working alone? अब इसको समझते हैं. गौतम अगर 60% ही काम कर रहा है तो सुहानी को 150% एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर गौतम 40% ऑफ हिज यूजुअल वर्क करता है तो सुहानी को 50% ऑफ हर यूजुअल वर्क करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ये जो 40% नहीं कर रहा है उसके लिए सुहानी को 50% एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है. सो 40% ऑफ गौतम is equal to 50% of Suhani, or we can say Gautam is 1.25 efficient of Suhani. Basically 50/40 1.25. तो मान लेते हैं अगर सुहानी 1 यूनिट काम करती है
तो गौतम जो है वो 1.25 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों साथ में कितना n डेज काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, n नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं। तो अब जैसे यहां पे हमें दिया है 2.25 जो है यहां पे, और x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो x इज व्हाट, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्क डन पर डे बाय सुहानी एंड गौतम। तो हमें टोटल वर्क आ जाएगा, x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा व्हेन वी मल्टीप्लाई 20 इंटू 2.25 विच इज नथिंग बट 22.5 इंटू 2 44 प्लस 1 45। सो द टोटल वर्क इज 45। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर। फास्टर वर्कर इज गौतम, सो वी नीड टू डू 45 बाय 125 इंटू 100। बेसिकली पॉइंट को रिमूव किया, सो 25 5 जा 4 जा 5 9 जा, so 9 4 जा 36। So Gautam does work in 36 days। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job। ठीक है, सो अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। Bob can finish a job in 40 days. Alex is twice as fast as Bob। तो अगर twice as fast as Bob है तो इसका हाफ टाइम लेगा 20 days and thrice as fast as Cole। अब thrice as fast as Cole है, so Cole इसका 3 times टाइम लेगा which is 60 days। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 40 20 60 120 हो गया एलसीएम। तो बॉब पर डे डज 3 यूनिट्स, एलेक्स डज 6 यूनिट्स एंड कोल डज 2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे, सो ए प्लस बी डे 1 पे कितना करेंगे, 9 यूनिट्स। डे 2 पे बॉब एंड कोल विच इज 3 + 2 5 एंड कोल एंड एलेक्स थर्ड डे विच इज 6 + 2 8। And they continue the work repeating the 3-day roster with Alex and Bob on 4th day। So basically ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 9 5 8 का, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था दूसरे क्वेश्चन में, राइट। ये डे 4 5 and 6। Then total number of days, right, Bob would have worked, is it Bob, Alex would have worked when the job gets finished is। ठीक है, सो हमारा 120 था यहाँ पे टोटल वर्क। तो हमारा 3 डेज में कितना हो रहा है, 14 + 8 22। तो 22 अगेन 3 डेज का साइकिल, अगेन 3 डेज का साइकिल 22 4 जा 88 88 + 22 इज हाउ मच, 110 110 प्लस यहाँ पे 9 होगा और फिर इस वाले दिन में खत्म होगा 1 यूनिट पे। सो बेसिकली 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 एंड 17। 17th डे पे एलेक्स काम कर रहा है, राइट। सो 17th डे पे काम खत्म होगा, बट टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड इज 16 बिकॉज 17th डे पे या फिर सेकेंड डे पे एलेक्स नहीं काम करता है, इट्स बॉब एंड कोल। तो एलेक्स जो है वो 16th डे तक काम करेगा, सो द आंसर इज 16 ओवर हियर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Brishti went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, car had traveled total of x kilometer till then, where x is a whole number and palindromic। palindromic क्या होता है कि कोई भी नंबर आप आगे से या फिर पीछे से देखो तो सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 26862, तो इसको मैं इनवर्स कर दूंगा तो वो स्टिल 26862 ही रहेगा। इफ Brishti never drove at more than 110 km/h, then the greatest average possible speed at which she drove during the trip is। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं करना है, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ।
सो बेसिकली एंड में उसने 2682 ट्रैवल किया, तो उसका एवरेज स्पीड कभी 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, राइट? और उसने 8 घंटा ट्रैवल किया, तो जो उसका स्पीड है -8x, तो ये नंबर जो है वो पैलिंड्रोम आना चाहिए। अब इसमें आप क्या कर दो, डायरेक्ट ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 8x इंटू 90 720, सो 26862 माइनस 720 कितना हो जाएगा? 2 4 8 माइनस 7 1 26142। क्या ये पैलिंड्रोम है? नो। 100 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 26862 माइनस 800, तो ये हो गया 26062। क्या पैलिंड्रोम है? यस, 26062। इसको इन्वर्स करेंगे, 26062। 100 इज पॉसिबल। अब हमें पता है हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज ढूंढना है, तो 80 तो होगा नहीं, 110 से चेक कर लेते हैं। 26862 माइनस 8 इंटू 110 विच इज 880। सो यहाँ पे 28925 नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। So our answer has to be option number B, which is 100. So कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो वो इजीली आपको आंसर उसका मिल जाएगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. ठीक है, n लोग काम कर रहे हैं कितने? 7 hours per day into 10 hours, और इससे उनका 35% प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। तो बेसिकली 70n is equal to 35% ऑफ वर्क। अब जो बचा 65% है वो कितने लोग कंप्लीट करेंगे? तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा 65 इंटू 70 बाई 35, तो कितना हो गया? 5 7 जा 5 13 जा 7 10 जा। सो बचा 65% इज हाउ मच? 130n। ये अभी भी वर्क बाकी है। Thereafter 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project, which is 130n, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, in 14 days by working 10 hours a day. So basically 10 लोग निकल गए और इन्होंने 14 डेज काम किया by working 10 hours a day। तो टोटल कितना काम किया इन्होंने? 130n। So basically यहाँ पे 14n minus 140 is equal to 13n, और n को इस साइड ला दूंगा, 140 इस साइड, n is equal to 140। तो हमें क्या पूछा है? देन द वैल्यू ऑफ n। सो अगेन वैल्यू ऑफ m हमने निकाल दिया है। सो वैल्यू ऑफ n इज 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रिलेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन था, सो यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए। सो अरविंद है इस साइड एंड सुरभि है इस साइड। बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड सेम रूट। आफ्टर meeting each other, Arvind takes 6 hours more to reach town B, while Surbhi takes 24 hours to reach town A. If Arvind traveled at a speed of 54 km per hour, then the distance between town A and town B is. चलो, तो अरविंद सपोज इस पॉइंट पे मिल रहा है सुरभि से, विच इज पॉइंट सी। अब मान लेते हैं दोनों सेम टाइम पे मिल रहे हैं, तो उसने अरविंद ने ये वाला डिस्टेंस x आवर्स में कवर किया, सेम सुरभि ने यहाँ पे x आवर्स में कवर किया। लेकिन इस पॉइंट से अरविंद को यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर्स, और सुरभि को C से A में जाने को कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स। ठीक है, अगेन ये रेशियो में हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है। सो x बाय 24 इज इक्वल टू 6 बाय x। सो बेसिकली x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 24, और x इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 2 विच इज 12। ठीक है, सो अरविंद ये जो पार्ट है वो 12 आवर्स में कवर कर रहा है, और ये पार्ट है 6 आवर्स में कवर कर रहा है।
बट हमें स्पीड दिया गया है अरविंद का कितना है 54. सो टोटल अरविंद इज ट्रैवलिंग हाउ मच 12 प्लस 6 18 आवर्स. 18 आवर्स इंटू 54 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 18 5 900 प्लस 18 4 72. सो बेसिकली 972 is the distance between the two towns. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Anil can paint a house in 12 days while Barun can paint in 16 days. So Arun 12 days, Barun 16 days. इनका LCM निकाल लेंगे कितना होगा 48. So ये 4 units per day और ये 3 units per day. Anil, Barun and Chandu undertake to paint a house for 24,000. ठीक है. So 3 लोग काम कर रहे हैं 24,000 टोटल दे रहे हैं and together they complete in 6 days. If Chandu is paid in proportion to the work done by him, then the amount in INR received by him is. ठीक है. तो ये तीनों मिलके अनिल, वरुण एंड चंदू 6 दिन काम करते हैं और उनको 24,000 पे होता है. अब हमें पता है अनिल और वरुण एक दिन में 4 + 3 7 यूनिट्स करते हैं. तो 7 यूनिट्स प्लस चंदू जितना काम करता है एक दिन में इज इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच 48, जो कि टोटल वर्क है हमारा. सो बेसिकली 7 6 42 प्लस 6C इज इक्वल टू 48, राइट. और सॉरी यहां पे C होगा चंदू का वर्क, राइट. सो चंदू का टोटल वर्क इज नथिंग बट 48 माइनस 42 विच इज 6 यूनिट्स उसने काम किया आउट ऑफ 48. तो उसको आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि जो जिस हिसाब से काम करता है उतना पैसा मिलता है. तो 48 में से अगर 6 यूनिट्स उसने किया तो उसको 24,000 में कितना मिलेगा 6 8 48 एंड 24 डिवाइडेड बाय 8 इज 3,000. सो बेसिकली चंदू विल गेट रुपीज 3,000. ठीक है. सो ये था 12th क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2 cars travel from different locations at constant speed. To meet each other at same time, they take 1.5 hours to travel if they travel towards each other. ठीक है. 2 कार अगर आसपास या फिर एक साइड ट्रैवल कर रहे हैं ऑपोजिट तो 1.5 आवर्स लेता है. अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 10.5 आवर्स लेते हैं टू मीट ईच अदर. ठीक है. द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इज. ठीक है. सो यहां पे क्या होगा डिस्टेंस अपॉन केस 1 जब ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे के साइड. सो 60 प्लस स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 1.5 आवर्स और डिस्टेंस इज नथिंग बट 90 प्लस A, 90 प्लस 1.5 A. और यहां पे सिंस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा A minus 60 बिकॉज 60 इज द स्लोअर कार. A minus this is equal to 10.5 or we can say distance is equal to 10.5A minus 630. But distance is same तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल. So 90 plus 1.5A is equal to 10.5A minus 630 और 10.5 minus 1.5 is 9A is equal to 630 plus 90 720 और A is equal to 80. सो बेसिकली फास्टर कार का जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं. डिस्टेंस कितना होगा 80 इंटू 1.5 दिस इज हाउ मच 120 प्लस 90 210 किलोमीटर पर आवर. और हमें रेशियो पता है 60:80 स्पीड है तो डिस्टेंस भी उनका 3:4 होगा जो ट्रैवल करेंगे, राइट.
तो स्लोअर कार कितना ट्रैवल करेगा, 3/7 ऑफ 120 विच इज 90 किलोमीटर, और फास्टर कार जो है वो कितना करेगा, 120 किलोमीटर। तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्लोअर कार विल बी 90 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू पाइप्स आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी टैंक। ठीक है, पाइप A fills, so A is inlet and B drains it, so B is outlet. If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m, tank becomes full at 10 p.m. तो मान लेते हैं इनलेट पाइप जो है वो पर आर A यूनिट्स भरता है और B जो है पर आर B यूनिट्स खाली करता है। तो अगर 2 बजे पाइप A खुलता है और पाइप B 3 बजे खुलता है तो टैंक 10 बजे फिल हो जाता है। तो A इफेक्टिवली कितने घंटे काम कर रहा है, 2 PM to 10 PM विच इज 8 आवर्स, माइनस B जो है वो 3 PM to 10 PM विच इज 7 आवर्स। ये टैंक की कैपेसिटी हो गई, बट वी नो दैट पाइप A अगर 2 बजे खुलता है और पाइप B 4 बजे खुलता है तब भी टैंक 6 बजे फिल हो जाता है। तो पाइप A कितने घंटे काम हो रहा है, 2 PM to 6 PM विच इज 4 आवर्स, माइनस 4 PM to 6 PM विच इज 2 आवर्स। तो कैपेसिटी सेम है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 4A इज इक्वल टू 5B और B इज इक्वल टू 4/5A। अब मुझे टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, मैं B को A की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो 8A माइनस 7 इंटू 4/5। सो 7 4 28, 8 5 40, 40 minus 28 is 12A/5. ठीक है, so if pipe B is not opened at all, then time taken in minutes to fill the tank is, so basically सिर्फ A अकेला काम कर रहा है। ये हमारा आवर्स में है, तो मिनट्स करने के लिए इंटू 60 से हम ये कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो गया, 5 12 60, सो 12 इंटू 12 इज 144 विच इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 ships meet mid ocean and then one ship goes south and other ship goes west. So 2 शिप मिलते हैं, एक शिप जो है वो साउथ जाता है और एक शिप जाता है वेस्ट। बोथ ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। 2 hours लेटर दे आर 60 किलोमीटर पर आवर अपार्ट। तो इसने 2 घंटा इस साइड ट्रैवल किया, इसने 2 घंटा इस साइड ट्रैवल किया। उनका जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। इस स्पीड ऑफ वन शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन, देन द स्पीड ऑफ द स्लोअर शिप इज। ठीक है, सो एक शिप का स्पीड मान लेते हैं x है और दूसरे शिप का है x + 6। अब 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, इंटू 2, सो 2x, और यहाँ पे 2x + 12, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, यहां पे दिया गया है 2 hours लेटर, राइट। तो हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे पाइथागोरस लग जाएगा। अब इसका शॉर्टकट मैं बताता हूं। यूजुअली 90% ऑफ द केसेस आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, और सिंस आपका हाइपोटेनियस है 60, तो 5 कितने से मल्टीप्लाई करने से 60 होगा, 12 से। तो 3 और 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 36, 48 एंड 60। सो ये हो जाएगा 48, सॉरी ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 60। तो अब हमें क्या पूछा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप। ओके, अब हमें पता है स्लोअर शिप इज दिस। तो अगर 2x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 18 किलोमीटर पर आवर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो आज के लिए था इतना ही, एंड यस वी कम टू द एंड ऑफ अरिथमेटिक मैराथन, जहां पे हमने फेज 1 में रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, राइट, एलिगेशंस, ये सब टॉपिक्स पढ़ा।
एंड फेज 2 में हमने देखा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट? सो यस, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये सेशन, और कुछ फीडबैक या डाउट होगा तो लेट मी नो. मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम. Okay, so thank you so much guys for joining in and I wish you all the very best. Take care.